सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का फोर्थ चैप्टर मनी एंड बैंकिंग अर्थात मुद्रा तथा बैंकिंग लेकर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि मुद्रा क्या है, ठीक है ना। और मुद्रा चैप्टर का एक वीडियो होगा पर्टिकुलर और एक जो है बैंक का होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मनी से रिलेटेड वीडियो होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मुद्रा क्या है। मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु होती है जिसे कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में घोषित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। कानून द्वारा जो है जब ये घोषणा कर दी जाती कि ये वस्तु जो है आपको लेन देन में क्रय विक्रय में सहयोग करेगा, तो ये क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। देखिए यहाँ पर विनिमय से रिलेटेड है, विनिमय के माध्यम से रिलेटेड है। जब भी कोई वस्तु कंज्यूमर खरीदता है तो उसके बदले या तो वस्तु देता है या तो मुद्रा देता है, तो उसको हम लोग विनिमय कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो है बच्चों, एक होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है, और एक होता है मनी सिस्टम। इसको समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप मुद्रा के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, अर्ली मैन लोग क्या करते थे, प्राचीन कालों में क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दिया करता था, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब भी कोई अपनी गृहस्थ में उपयोगी वस्तु खरीदने जाता था तो उसके बदले बकरी देता था। चावल खरीदना है तो उसके जगह पर क्या देता था? तो बकरी देता था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम बोलेंगे, वस्तु विनिमय कहेंगे। लेकिन अभी जो है वर्तमान में चावल अगर खरीदने जाते हैं तो आप क्या देते हैं? करेंसी देते हैं, नोट देते हैं, मुद्रा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं? चावल के बदले आप दे रहे हैं मुद्रा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मनी सिस्टम। और मनी सिस्टम जो है वो है प्रत्यक्ष विनिमय। यानी प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदारी करते हैं तो उसके बदले तुरंत देते हैं। और इसमें क्या होता था कि दोहरी संजोग की प्रॉब्लम हो जाता था। मान लिया जाए जो चावल बेच रहा होता है उसको बकरी नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे विक्रेता खोजना पड़ता था जो कि वो बकरी उसकी जरूरत है और वो चावल बेच रहा हो। या कहने का मतलब है कि वैसे भी सेलर्स को खोजना पड़ेगा जो बकरी चाहिए, फिर उसे कोई दूसरा वस्तु लेंगे, तब हम जा करके चावल खरीदारी करेंगे। तो ये दोहरा संजोग होता था, काफी परेशानी होती थी बटर सिस्टम में। तो इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष विनिमय। और मनी सिस्टम को बोला जाता है प्रत्यक्ष विनिमय, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई भी वस्तु आपको खरीदना हो तो अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उससे जो है आप तुरंत जो है आपको चावल मिल जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। इसमें दोहरा संजोग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो विनिमय का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ जैसे में बोला है कि कागज के नोट और सिक्के को फैट मनी भी कहा जाता है। फिएट, देखिए हिंदी में जो है फिएट लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश में जो है फैट मनी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कागज के नोट और सिक्के, ठीक है, फिर नोट और सिक्के को फिएट मनी भी कहा जाता है। अच्छा, फिएट मनी के विषय में हम लोग थोड़ा विशेष देख लेंगे कि फिएट मनी क्या है। यहाँ बोल रहा है कि फिएट मनी को सरकार द्वारा जारी मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो भी नोट सरकार जारी करता है, चाहे 2000 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 10 का हो, सब जो है कौन सा मनी है? तो फैट मनी है, जो सरकार जारी करता है। अच्छा, सरकार नहीं, सरकार के एक माध्यम होता है। सरकार का जो संस्था है वो है आरबीआई, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सरकार जो है मुद्रा जारी करता है। तो जो सरकार के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है उसको फैट मनी कहा जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि 2000 रुपये सरकार को निर्गत करने के लिए, बनाने के लिए, यानी या उत्पादन लागत जो है 4 रुपया 1.8 रुपया, यानी 4.18 रुपया जो है 2000 रुपया नोट बनाने में खर्च होता था। और देखिए यहाँ जो है अगर 2000 नोट में 2000 लिखा हुआ है तो उसको फेस वैल्यू कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है ना। और वास्तविक लागत क्या है, यानी उत्पादन लागत क्या है उस करेंसी का? 4.18, ठीक है। हालांकि पहले जो है लगता था 3.50, 3.5 रुपया, ठीक है ना। लेकिन इस करेंसी को सरकार बंद कर दिया। इसके कारण जो है काला धन जो है बहुत ज्यादा होने लगा था। इसलिए जो है सरकार जो है फैसला करती है कि 2000 का नोट को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। अब हम लोग 500 की बात करते हैं तो 500 नोट को बनाने में देखिए कितना लग रहा है? 2.57 रुपया लगता है, ठीक है। अब 100 रुपया बनाने में कितना खर्च लग रहा है? 1.51। 20 रुपया का नोट को बनाने में या कह सकते हैं उत्पादन लागत जो है 1.10 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सरकार को ये बनाने में जो खर्च हो रही है, ठीक है ना, तो सरकार निर्गत कर रही है। तो सरकार अगर नोट बना रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैट मनी बोलेंगे, ठीक है। और नोट जो है सरकार ही जारी करता है, ये जान लेना है।
अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा। यहाँ इसका मतलब है कि मुद्रा का सप्लाई कौन करता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में किसी विशेष समय पर अर्थात फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। आपको फाइनेंशियल ईयर जो है नेशनल इनकम में भी बताया था मैंने, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है ना। 31 मार्च के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसलिए बोल रहा है किसी विशेष समय पर जनता के बीच चलन में विद्यमान मुद्रा के कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। आपूर्ति का मतलब है कि जनता के पास जो भी करेंसी है वर्तमान में, है ना, एक निश्चित समय में, और उसके कुल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जो है आरबीआई के पास भी होता है, आरबीआई के पास भी होता है, या कहिए कि आरबीआई के अलावे जो है सार्वजनिक बैंक, जितने भी सार्वजनिक बैंक, कौन बैंक है, सार्वजनिक बैंक, या फिर कह सकते हैं निजी बैंक, जितने भी निजी बैंक, साथ में जनता है, जनता, तो ये तीनों के पास जो करेंसियां हैं, ठीक है, मार्केट में, तो इसको बोला जाता है मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, ठीक है। और मनी सप्लाई के द्वारा ही जो है सर्कुलर होता है ना, सर्कुलेट होते रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, है ना। तो इसी को कहा जाता है मुद्रा आपूर्ति, ये जान लीजिए, ठीक है। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं मुद्रा आपूर्ति को कि जनता के पास, किसके पास, जनता के पास जो भी लेन देन के लिए अपने पास जो भी रकम रखा है और चालू खाता में जो रखा है ना, जो लेन देन आसानी से क्या कर सकता है, तो उसको जो है मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है, ठीक है। जनता के पास किसी विशेष समय पर जो है लेन देन के लिए अपने पास जो रखता है या चलन में विद्यमान है, ठीक है। और कह सकते हैं कि मुद्रा के कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए उपकरण। देखिए यहाँ मुद्रा मार्केट में कितना है, यानी सर्कुलर कितना हो रहा है, या चलन में कितना है, यानी चलन में कितना मुद्रा है, इसको मापने के लिए आरबीआई जो है कुछ जो है उपकरण बनाया है, ठीक है ना। मुद्रा का माप सरकार नहीं करती है, बल्कि आरबीआई के द्वारा जो है इसका मेजर किया जाता है, ठीक है। बड़ा निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति का मापा जाता है। देखिए यहाँ पर बोल ही दिया, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति को मापा जाता है। जैसे देखिए दो तरह का, आरबीआई के पास कितना है और मार्केट में कितना है। मार्केट कहने का मतलब है मनी मार्केट हो चाहे सब्जी मार्केट हो, कहीं भी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होता है कि कितना भी विद्यमान है, उसी के हिसाब से आरबीआई जो है करेंसी को जो है छापता है। ये याद रखना है कि मार्केट में अगर मान लिया जाए पैसा आवश्यकता से अधिक जो है लिक्विडिटी के रूप में है, तरल के रूप में है, और मुद्रा और भी आरबीआई छाप दे, ठीक है, मार्केट में ऐसे ही बहुत जो है करेंसी है और आरबीआई और छाप दे, तो क्या हो जाएगा, मनी इन्फ्लेशन हो जाएगा। वस्तुओं की कीमत क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और करेंसी का वैल्यू जो है वो घटने लगेगा। इसलिए जो है आरबीआई जो है मनी को मेजर करता है कि मनी अभी आपके पास कितना है, अर्थात मार्केट में लिक्विडिटी के रूप में कितना है। अगर कम पड़ जाता है तब जाकर के जो है आरबीआई करेंसी निर्गत करती है, अर्थात छापती है। ये बात समझना है, ठीक है। आखिर आरबीआई जो है एक निश्चित समय में या किसी विशेष समय पर मुद्रा आपूर्ति को क्यों मापती है, तो मापती इसलिए है कि अगर मार्केट में करेंसी लिक्विडिटी के रूप में बहुत ज्यादा हो जाता है तो वस्तुओं की कीमत निरंतर बढ़ने लगता है, और वस्तुओं की कीमत के बढ़ने को मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कही जाती है। लोग जो है, क्योंकि मुद्रा क्या होता है ना कि सभी के पास तो इक्वल होता नहीं है, अमीरों के पास ज्यादा हो जाता है, गरीबों के पास कम होता है। तो वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी तो मंदी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण है कि आरबीआई जो है मुद्रा की आपूर्ति को क्या करता है, मेजर करता है अपने उपकरणों के द्वारा। देखिए आरबीआई का क्या क्या जो है उपकरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से आरबीआई द्वारा आपूर्ति को मापा जाता है। जैसे आरबीआई के पास जो है 5 उपकरण है। M0 यानी इसको बोलते हैं मेजरमेंट, क्या बोला जाता है, M का मतलब होता है मेजरमेंट 0, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3 और मेजरमेंट 4, यानी 4 प्रकार का मेजरमेंट जो है, यानी M0 लगा करके 5 मेजरमेंट आरबीआई के पास है। अब क्या क्या है देखिए यहाँ पर, सबसे पहले तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत सरकार जो है आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया। इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ था बच्चों, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ये ध्यान देना। और इसकी राष्ट्रीयकरण जो हुआ है
1 जनवरी 1949 को। और हिल्टन यंग समिति या योजना की सिफारिश में जो है आरबीआई का स्थापना हुआ है, ठीक है। और प्रारंभिक कार्यालय कहाँ था, देखिए कोलकाता में। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि आरबीआई का जो स्थापना हुआ था उसका प्रारंभिक कार्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में, ठीक है ना। और वर्तमान कार्यालय कहाँ है, मुंबई में। अच्छा, कलकत्ता से मुंबई जो ट्रांसफर किया गया 1937 में किया गया। अब हम लोग, ये तो आरबीआई से संबंधित था। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को मेजरमेंट करना, मापना। फिर जो है माप करके अगर देखता है कि मार्केट में, मनी मार्केट में, बैंक में जनता के पास करेंसी बहुत कम हो गया है, जब कम रहता है तब फिर वो क्या करता है, नए नोट को जारी करता है या छापता है, ठीक है। तो पहले मापने का विधि हम लोग जान लेंगे, तब जानेंगे कि कहाँ कहाँ जो है मुद्रा छापा जाता है और कितना मात्रा में जो है एक निश्चित समय में निर्गत करता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले M0 के बारे में देखेंगे, M1 के बारे में देखेंगे, M2 के बारे में, M3, M4, ठीक है, बारी बारी से हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग M0 के बारे में। और M0 यानी मेजरमेंट जीरो, इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो है रिजर्व मनी कहा जाता है। M0 को कौन मनी कहा जाता है, रिजर्व। रिजर्व कहने का मतलब है रिजर्व जो रहता है वो जो है आरबीआई के पास होता है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ा, ठीक है, तो वो क्या करता है, मनी जो है मनी मार्केट में जो है तुरंत सप्लाई कर देता है रिजर्व मनी को, ठीक है। अपने आरबीआई अपने पास जो रखता है, ठीक है, तो उसको रिजर्व मनी कहा जाता है। यहाँ देखिए इसको संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। अब देखिए M0 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। M0 इज इक्वल टू क्या है, तो बोल रहा है चलन में विद्यमान करेंसी, जो भी मार्केट में चलन है। चलन मतलब अभी देख रहे होंगे कि 500 वाला नोट है, 500 वाला नोट में क्या है, यहाँ पर महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है, यहाँ सुरक्षा धागा लिखा हुआ है 500। इस तरह का जो चलन मुद्रा है, ठीक है ना, चलन मुद्रा, ठीक है, या चलन विद्यमान करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा, नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास कौन पैसा जमा करता है, बैंक जमा करता है। यहाँ पर ये भी एक स्टेप समझना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आम जनता के लिए बैंक नहीं है, बैंकों का बैंक है। और आम जनता के लिए कौन बैंक है, तो वो जो है सार्वजनिक बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जनता के लिए। लेकिन बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ इंडिया अपना जमा राशि कहाँ जमा करेगा, तो आरबीआई के पास जमा करेगा। कहाँ करेगा, आरबीआई के पास करेगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करता है। तो हमको ये समझना है कि M0 है क्या, ठीक है। M0 जो बच्चों बोला कि चलन में विद्यमान करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो बैंकरों द्वारा जो जमा किया गया है वो राशि, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा राशि है उसको M0 कहा जाता है, रिजर्व मनी कहा जाता है। कुल मिलाकर के अपने शब्दों में अगर मैं बताऊं तो रिजर्व मनी का मतलब होता है कि जो भी आरबीआई के पास जमा राशि है उसको रिजर्व मनी कहा जाता है। और आवश्यकता के अनुसार चाहे बैंकरों को दे या फिर कह सकते हैं कि मनी मार्केट को देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिजर्व मनी कहते हैं। चलिए दूसरा मनी में आते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है दूसरा मनी नैरो मनी है। तो नैरो मनी का मतलब क्या होता है, M1, ठीक है, मेजरमेंट 1, ठीक है। अब ये जो होता है इसको भी बोला जाता है संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा का मतलब होता है कि जो जनता के पास, किसके पास, जनता के पास विद्यमान होता है। जो भी 142 करोड़ जनता हमारे देश में है, 142 करोड़ लोगों के पास जो भी पैसा है अपने लेन देन के लिए जो अपने पास रखा है, साथ ही कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो धारित निवल मांग जमा है, जो वाणिज्य बैंकों में भी अपना लेन देन के लिए जो जमा करके रखा हुआ है जनता, साथ ही आरबीआई के पास अन्य जमाएं को M1 कहा जाता है। कि जो भी जनता के पास जो विद्यमान करेंसी है और जनता के द्वारा जो भी वाणिज्य बैंक में जमा राशि है, साथ ही आरबीआई के पास अन्य जमा है, ठीक है, जो कह सकते हैं वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई के पास जमा किया है, उसको M1 कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में नैरो मनी कहा जाता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बच्चों कि संकीर्ण मुद्रा कौन है, M1, M2, M3, M4 इस टाइप का, ठीक है ना। तो आपको चयन करना है, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं या नैरो मनी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग M2 देखेंगे। M2 क्या है, बोल रहा है कि जो भी M1 में जमा राशि है, M1 में, साथ ही डाक घर में जो बचत है बैंकों के पास, ठीक है, डाक घर बचत बैंकों के पास जो विद्यमान बचत है उसको हम लोग M2 कहेंगे, ठीक है। यानी M1 में तो हो गया आपके पास जनता हो गया, वाणिज्य बैंक के पास जमा राशि हो गया, साथ ही अन्य जो जमा है आरबीआई के पास, साथ में हम डाक घर का जो बचत राशि है उसको अगर मिला देते हैं तो ये M2 बन जाता है। इस तरह आरबीआई माप रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रॉड मनी कौन है, यानी कह सकते हैं व्यापक या विस्तृत मुद्रा किसको बोलते हैं, तो विस्तृत मुद्रा जो है M3 को बोला जाता है, ठीक है ना। इसको ब्रॉड मनी बोला जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। इसमें M1 प्लस बैंक व्यवसाय प्रणाली के पास विद्यमान निवल सावधि जमा को हम लोग, जैसे इसको बोला जाता है नेट टाइम डिपॉजिट्स,
को क्या बोला जाता है, M3 कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है काफी विस्तृत मुद्रा होता है। अब यहाँ पर जो है M4 को देखिए, बोला M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा राशि निकालने का मतलब है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी राशि को M4 कहा जाता है। ये जो है आरबीआई क्या कर रहा है, अपनी मनी को जो है वो मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है कि हमारे पास जो है कितना है, जनता के पास कितना है, और अगर जनता में या देश के अंदर जो है मनी कम हो जाता है या लिक्विडिटी रेशियो कम हो जाता है, तब जाकर के जो है सरकार क्या करती है, तो राशि को निर्गत करती है या कहिए छापती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है M0, M1 और M3 की मापों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए भारत जो है अर्थात आरबीआई जो है, आरबीआई तो भारत का मतलब केंद्रीय बैंक है, तो आरबीआई जो कौन कौन उपकरण का उपयोग करता है, तो M0, M1 और M3 को जो है प्रयोग में लाता है। हालांकि M4 को ज्यादा यूज नहीं करता है, ना M2 को करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि M2 और M4 का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, यानी बहुत अपवाद में जो है M2 और M4 का प्रयोग भारत जो है करता है या आरबीआई करता है। विशेष रूप से आरबीआई जो है किसको किसको करता है, तो M0 को करता है, M1 को करता है और M3 को करता है। इसलिए M1 को बोला जा रहा है नैरो मनी और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी, ठीक है। ये याद रखना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि संकीर्ण मुद्रा कौन सा है, तो संकीर्ण मुद्रा जो है आपको M1 को कहा जाता है, और विस्तृत मुद्रा जो है ना, विस्तृत मुद्रा जो है किसको कहा जा रहा है, या कहिए व्यापक मुद्रा किसको कहा जा रहा है, व्यापक मुद्रा जो है कहा जाता है M3 को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है मुद्रा का माप जो है कब से शुरू हुआ है, तो मुद्रा का जो माप है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1998 से जो है भारत सरकार जो है या कहिए आरबीआई के द्वारा जो है नए मौद्रिक समुच्चय और एक तरलता समुच्चय दो भागों में बांट करके जो है मापना शुरू किया। उससे पहले 1967 से वगैरह जो है पीछे M1 जो है M0, M1, M2, M3 और M4 को मापते आ रहा है, लेकिन 1998 से आरबीआई जो है एक अलग जो है उपकरण लेके आता है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट या टूल्स लेकर आता है मनी को मापने के लिए। चलिए उसको हम लोग जानते हैं। पहले तो नए मौद्रिक समुच्चय को क्या बोला जाता है, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट, और तरलता समुच्चय को लिक्विडिटी एग्रीगेट। ये आपको लिक्विडिटी जो है आगे आएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको याद रखना है कि मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है और लिक्विडिटी एग्रीगेट क्या है। अब यहाँ देखिए जो है नए मौद्रिक समुच्चय के अंतर्गत क्या क्या लाया है, NM1, NM2 और NM3। अच्छा यहाँ NM1 जो लिखा हुआ है, N के मतलब होता है न्यू, ठीक है, N के मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू को, और M1 हो गया मॉनेटरी यानी मनी, ठीक है, या मेजरमेंट, तो यहाँ NM1 हो गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि NM1 क्या है, बोला जनता के पास विद्यमान करेंसी, जनता के पास भी बहुत करेंसी रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जनता के पास जो करेंसी है प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास है, यानी कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंक में जो जनता क्या करता है, हम लोग सर्कुलर फॉलो में पढ़ करके आ रहे हैं, इधर जो है हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड, और इधर होता है बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, बैंक होता है, और इधर होता है उत्पादक क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म। यानी क्या करता है लोग कि जो भी अपना कमाई का पैसा होता है, अर्जित पैसा जो होता है वो बैंक में रखता है। कहाँ रखता है, कुछ जो है कैश के रूप में जो है अपने पास रखता है, बाकी जो है क्या करता है वो बैंक में जमा कर देता है। इसलिए इस डिफिनेशन में जो है बैंकिंग प्रणाली के पास विद्यमान जमा, यानी कह सकते हैं कि बैंक के पास कहाँ से पैसा आया, बैंक के पास तो या तो यहाँ की जनता या तो उत्पादक क्षेत्र के जो उद्यमी होते हैं वो भी बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक के पास जमा राशि कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, जनता के द्वारा जो है जमा होता है, साथ ही क्या होता है कि उत्पादक क्षेत्र के उद्यमी जो होते हैं वो भी बैंक में जमा करता है। सरकार जो है गवर्नमेंट एक सेक्टर हम बताए थे, गवर्नमेंट भी यहाँ पैसा जमा करता है। फिर यहाँ अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन जो है, फॉरेन के द्वारा भी जो है क्या होता है, बैंक प्रोसेस से ही जो है लेन देन होता है, अपना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के बैंक के पास जो जमा राशि है, देखिए यहाँ पर कहता है कि जनता के पास विद्यमान करेंसी, बैंकिंग प्रणाली के पास विद्यमान मांग जमा, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है उसको NM1 के द्वारा जो है मापा जाता है। ये कौन माप रहा है, आरबीआई। जितने भी मनी मेजरमेंट की बात आता है या मौद्रिक माप की बात आता है तो वहां पर आरबीआई आएगा, ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा जो है मनी निर्गत भी किया जाता है, नहीं छापा भी जाता है, और उसको
मार्केट में भी कितना पैसा है उसको ये मेजर भी करता है, मापता भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला जो उपकरण है, पहला जो टूल्स है आरबीआई का NM1, वो कह रहा है कि जनता के पास जितना भी अभी वर्तमान में विद्यमान करेंसी है और साथ ही जनता के द्वारा जो मांग जमा है यानी डिपॉजिट मनी है वो, और साथ ही जो है वाणिज्य बैंक जो आरबीआई में अपना पैसा जमा करके रखा हुआ है वो, ये तीनों को मिला करके NM1 माना जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे NM2। NM2 में क्या है कि पहला वाला जो NM1 है उसको भी शामिल किया है, साथ ही निवासियों की सावधि जमा जो है फिक्स डिपॉजिट किया हुआ रहता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। बोल रहा है कि 1 वर्ष की संविदात्मक परिपक्वता को समाहित करते हुए, यानी बोल रहा है कि देख रहे परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी, उसको भी शामिल किया जाता है कि ये क्या हो जाता है NM2 कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है NM1 को शामिल किया, साथ ही जो है लोग दो तरह का पैसा जमा करता है ना, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, यानी फिक्स डिपॉजिट कर देता है, कुछ निश्चित समय के लिए क्या कर देता है जनता जमा कर देता है, तो वो भी पैसा को अगर मिला दिया जाता है तो NM2 कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं NM3 क्या है। NM3 जो है बच्चों NM2 को भी शामिल किया जाता है, साथ ही निवासियों को दीर्घकालीन सावधि जमा, यहाँ तो अल्पकालीन के लिए जमा करता है, 1 साल के लिए जो जमा करता है वो वाला, और यहाँ पर जो है लंबे समय के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए जो है फिक्स डिप कर देता है, ठीक है, डबल होने के लिए, तो उसको भी जो है NM2 के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही वित्तीय संस्थानों से कॉल मनी या टर्म फंडिंग जो आता है, कॉल मनी का मतलब है कि 1 सप्ताह के लिए, 6 महीना के लिए जो दूसरे बैंक से जो है ऋण लेता है उस पैसे को भी जोड़ दिया जाता है, उसको NM3 कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर L1 क्या है, लिक्विडिटी 1 क्या है, तो बोल रहा है कि NM3 न्यू मनी 3 प्लस पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जो बचत है, ठीक है, और इसको जब जोड़ दिया जाता है NM3 के साथ पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा रहता है तो वह लिक्विडिटी 1 कहलाता है। तो ये बहुत सारे जो ग्राहक है, जनता जो है पोस्ट ऑफिस में भी पैसा बचत करता है, ठीक है, बैंक के अलावा जो है पोस्ट ऑफिस में भी पैसा वो जमा करता है। तो जो बैंक के पास है, यह कहने का मतलब NM3 जो आया है, यहाँ पर NM2 को जोड़ दिया गया है, जो निवासी जो है दीर्घकालीन के लिए जो है बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है उसको भी जोड़ देने के बाद NM3 बना है। तो NM3 को यहाँ जो है दीर्घकालीन डिपॉजिट चाहे बैंक में करे कहीं करे, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी अगर वो बचत करता है तो उसको भी NM3 में जब जोड़ेंगे तो वह L1 कहलाएगा, ये इक्वेशन एक प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है L2 क्या है, बोल रहे कि L1, देखिए सबको जोड़ने के बाद L1 आया, L1 के पास भी कुछ जो है छूट जा रहा है तो उसको जोड़ रहा है टर्म लेंडिंग संस्थानों और पुनर्वित्त संस्थानों के पास जो है टर्म डिपॉजिट और वित्तीय संस्थानों द्वारा अवधि उधार, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया गया जमा प्रमाण पत्र इत्यादि को जोड़ा जाता है, तब M2 कहलाता है। देखिए आजकल जो है ना पैसा जमा करने के जो तरीकाएं हैं वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना, कोई चेक के द्वारा जो है बोला है कि यहाँ टर्म लेंडिंग यानी उधार लेता है ना, तो उस सबको भी जोड़ने के बाद जो है L2 बन जाता है। अब L3 के बारे में देख लीजिए कि यहाँ बोल रहा है कि L2 को जब जोड़ा जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जैसे गैर बैंकिंग मतलब है कि साहूकार हो गया या फिर जमींदार हो गया, उसके पास भी जो है उसको बोला जाता है गैर बैंकिंग, ठीक है ना, वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जो है सार्वजनिक जमा जब जोड़ दिया जाता है L2 में, तब वो क्या कहलाता है, तो L3 कहलाता है। क्या कहलाता है, L3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जो है नोट में देख लीजिए, नोट में कहता है कि M0 पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साप्ताहिक आधार पर जानकारी प्रकाशित की जाती है। देखिए यहाँ पर M0 को जो है क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी आरबीआई जो है वो सप्ताह में रिपोर्ट जारी करता है, क्या कर रहा है, साप्ताहिक आधार पर जो है जानकारी सरकार को देती है या आम जनता को देती है, जबकि M1 और M3 के लिए जो है प्रति 2 सप्ताह पर जानकारी प्रकाशित की जाती है कि अभी जो है आरबीआई के पास कितना रिजर्व मनी है ना, या कितना नैरो मनी है, ये जो है M0 तो रिजर्व मनी कहा जाता है, ये अपना जो है रिपोर्ट जारी करता है कभी मेरे पास जो है कितना पैसा है कितना दिनों में, तो 7 दिनों में, 1 सप्ताह के आधार पर जो है सप्ताह जो है वो बताते रहते हैं कि मेरे पास अभी इतना रिजर्व मनी है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि M1 और M3 के लिए जो है 2 सप्ताह में जो है जानकारी प्रकाशित करती है, ठीक है, कौन, आरबीआई। अब यहाँ पर L1 और L2 की बात है, तो यहाँ बोल रहा है कि L1 L2 पर डेटा मासिक आधार पर प्रकाशित किया, यानी महीना में करता है, L1 और L2 को महीना में करता है और M0 को इस 1 सप्ताह में करता है और M1 और M3 को जो है 2 सप्ताह में करता है, ये चीज याद रखना है। यानी
बताता है सरकार को कि भी मेरे पास इतना है, M1 वाला मनी इतना है, M3 वाला मनी इतना है, ठीक है। L1 और L2 का बोल रहा है कि महीना में छापता है, और बोल रहा है कि जबकि L3 त्रैमासिक यानी हर एक 3 महीना में यानी साल में 4 बार जो है L3 को मेजर किया जाता है और सरकार को अवगत कराया जाता है कभी जो है मार्केट में कितना मनी, हमारे देश के पास कितना है, हमारे पास कितना है, जनता के पास कितना है, ठीक है। तो सरकार जो है उसी के आधार पर जो है अपना कदम उठाती है। अब यहाँ पर देखिए मनी क्या है, मुद्रा क्या है, बड़ा इससे अभिप्राय है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, यानी लेन देन के लिए प्रयोग की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। विनिमय क्या है, लेन देन के लिए, क्रय विक्रय के लिए, ठीक है, कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो प्रयोग करते हैं जिस वस्तु को, तो उसको हम लोग एक्सचेंज कहेंगे, विनिमय कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की वस्तु विनिमय, विनिमय जो है दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो बार्टर सिस्टम जो होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, और ये जो है प्राचीन कालों में जो हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में आधुनिक एरा में कह सकते हैं या मॉडर्न एरा में कह सकते हैं कि मनी सिस्टम है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सचेंज। दो तरह का एक्सचेंज होता है, दो तरह का विनिमय होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट को वस्तु विनिमय कहा जाता है। बहुत परेशानियां हुआ करता था उस जमाने में अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए, ठीक है। और आज जो है जो मनी सिस्टम है बहुत आसानी से प्रत्यक्ष रूप से आपको जो भी वस्तु चाहिए आप दुकान में पैसा दीजिए और अपना सामान लीजिए, तो प्रत्यक्ष रूप से जब कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज कहेंगे, अर्थात मुद्रा विनिमय कहेंगे या मनी सिस्टम कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा का अर्थ क्या है। देखिए बच्चों, मुद्रा का जो अर्थ है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा हम उसी को मानेंगे जो पैसा का काम करे। जैसे अभी हम लोग चेक किसी को दे देते हैं, चेक को दे दिया यानी 2 लाख रुपया लिख करके जो है हम क्या किए कि किसी को दे दिए, तो ये क्या है, पैसा के रूप में काम कर रहा है। चेक क्या कर रहा है, मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, तो ये भी मुद्रा कहलाएगा। चेक भी क्या कहलाएगा, मुद्रा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम एटीएम दे दिया, जाओ जी एटीएम 2000 रुपया निकाल लेना, तो एटीएम भी क्या कर रहा है, इसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ठीक है, स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो ये जो है प्लास्टिक मनी या स्मार्ट मनी जो है ये भी मनी कहलाएगा क्योंकि पैसा के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो आपके मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, लेन देन में आपको सहयोग कर रहा है, पैसा के रूप में काम कर रहा है, तो उसको हम लोग जो है मुद्रा कहेंगे। अब बोल रहा है कि प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। आपको यही प्रश्न आएगा कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य, बस यही पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा, मुद्रा क्या है, मुद्रा जो है क्या है तथा मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य के बारे में आपको पूछेगा, यही प्रश्न आता है, ठीक है। 12th में जो है बच्चों मुद्रा क्या है तथा मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य को लिखें, ठीक है। ये 5 नंबर का जो है प्रश्न आएगा। तो आप अभी मुद्रा क्या है इसके बारे में जानिए, साथ ही जो है किनले के अनुसार जो है मुद्रा को 3 भागों में बांट करके जो है परिभाषा किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर जो है मुद्रा का अर्थ बता रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 वर्गों में बांटकर जो है परिभाषित किया है। पहला प्राथमिक कार्य, गौण कार्य या द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। हम लोग बारी बारी से इसको फंक्शन ऑफ मनी के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं पहला फंक्शन ऑफ मनी का पहला जो है वो है प्राइमरी फंक्शन अर्थात प्राथमिक कार्य। पहला काम है विनिमय का माध्यम। एक वस्तु को लेन देन के लिए जो मुद्रा का काम होता है, ठीक है ना, तो उसको जो है हम लोग विनिमय का माध्यम बोलेंगे, ये प्राथमिक कार्य, ठीक है। पैसा का पहला काम जो है किसी वस्तु को लेन देन में हम जब प्रयोग करते हैं उसको विनिमय का माध्यम बोलेंगे। दूसरा क्या है, मूल मापक। मूल मापक से मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन, तो एक पेन का अगर दाम 5 रुपये, तुरंत बोल देते हैं कि कितना दाम है, तो बोल 5 रुपये दाम है, तो एक पेन का जो है हम आसानी से 5 रुपये बोल दी। तो मुद्रा क्या करता है, किसी वस्तु का मूल का मापक होता है। या पंखा खरीद रहे हैं, ठीक है ना, पंखा अगर आप खरीद रहे हैं, तो पंखा खरीद रहे हैं अगर आप, तो बोलिए कितना दाम है, तो बोल देता है 1500 रुपया या 1700, 2000 जो भी है। तो मुद्रा का काम है मूल मापक, किसी वस्तु का जो है वो मूल मापता है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है जिसको गौण कार्य या द्वितीय कार्य कहा जाता है, मूल का संचय। पहले क्या होता था कि मुद्रा और करेंसी नहीं होता था, तो क्या करता था अपने अनाज को 1 साल से 2 साल ज्यादा से ज्यादा जो है संचय करके रखता था। लेकिन पैसा जो है जब से मुद्रा आया है, लोग जो है 25 साल 30 साल, ठीक है ना, या कहिए 2 साल 1 साल, चाहे जितना भी हो उसका अपना हिसाब से जो है पैसा को क्या करता है, जमा करके रखता है। तो मूल
का संचय भी क्या किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। पहले ऐसे नहीं रखा जाता था, बैंकों में जो है सोना चांदी रखा जाता था, पैसा जो है इतना लंबे समय तक लोग नहीं रख पाते थे क्योंकि पैसा था ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी जब से मुद्रा का निर्गमन हुआ है तो लोग जो है आसानी से जो है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को, है ना, बैंक में जो है संचय करके जमा करके रखता है ये मुद्रा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ दूसरा बोलता है कि भावी भुगतान का आधार है। पैसा जो है हम लोग आश्वासन दे देते हैं कि चलिए कल देंगे आपको, परसों देंगे, है ना, या फिर अगले साल दे देंगे आपको। तो हम भावी भुगतान भी जो है मुद्रा के जरिए करते हैं। और किसी को गौण कार्य का मतलब है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गौण कार्य का मतलब क्या है कि ऐसा काम जो बगल वाले को पता ना चले, ठीक है, या आपके आमने सामने या आपके साथ रहने वाले लोगों को भी पता ना चले कि आपके अकाउंट में जो है कितना रुपया है। तो इसलिए इसको बोला जाता है गौण कार्य। यानी आपके अकाउंट में कितना रुपया है किसी को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है गौण कार्य, ठीक है। इसलिए मूल संचय जब अकाउंट में जो जब कोई करता है, बचत करता है, तो किसी को नहीं पता चलता है, इसलिए उसको गौण कार्य कहा जा रहा है। बोले भावी भुगतान, तो भावी भुगतान अभी मैंने कहा कि आश्वासन देता है कि मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि मूल का हस्तांतरण भी करते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं या कहीं नेट बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर मान लिया जाए हम लोग कहीं दुकान गए, कोई सामान 1 kg चीनी ली, 1 kg जो है हम लोग क्या लेते हैं चीनी, तुमको अगर मान लीजिए 45 रुपये देना होता है, तो दुकानदार क्या करता है अपना एक QR कोड जो है दुकान यानी दरवाजे पर चिपका कर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना। तुरंत जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग पैसे को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को पता हो या भनक भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको जो है गौण कार्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आकस्मिक कार्य, अचानक जब कोई घटना हो जाती है उस वक्त भी जो है मुद्रा काम में आती है। आकस्मिक मतलब होता है अचानक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बोला है साख का आधार है। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक जो है चेक बुक लेंगे और अमाउंट लिख देंगे और साइन करके अगला को दे दीजिएगा, जाइए निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो साख का मतलब हो गया क्रेडिट मनी, ठीक है। क्रेडिट मनी क्या है, तो चेक है, प्लास्टिक मनी वगैरह है। बड़ा आय के वितरण का आधार है। आसानी से जो है एक कंपनी अपने वर्कर, मान लीजिए 1000 वर्कर है, तो 1 घंटा में तुरंत जो है क्या कर देता है, पूरा पैसे को सभी मजदूरों तक जो है आसानी से ट्रांसफर कर देता है। वितरण का आधार है, मनी जो है आसानी से बांटा जा सकता है। अब यहाँ बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता की समानता, पैसा में कभी जो है वैल्यू नहीं घटता। जैसे मान लिया जाए 10 रुपया नया नोट हो चाहे 10 रुपया जो है पुराना नोट हो, दोनों की जो यूटिलिटी है, दोनों का जो वैल्यू है समान होगा, चाहे नया हो, चाहे न्यू हो, चाहे ओल्ड हो, इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन आप मान लीजिए ट्रैक्टर खरीद लिए, ट्रैक्टर देखिए, है ना, ट्रैक्टर का आप किए हैं कि 2010 में खरीदे हैं, 2010 में खरीदे हैं, ठीक है, और आप 2025 में उसको बेचना चाहेंगे, मान लीजिए उस वक्त 4 लाख में हम खरीदे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी बेच रहे तो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो इसको देखिए यहाँ ट्रैक्टर का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। लेकिन मुद्रा का वैल्यू कभी नहीं घटता। यही चीज बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता जो है समान बना रहता है, पैसे में वैल्यू कम बेसी नहीं होता है, वो नोट का जो है परिवर्तनशील नहीं है। अब यहाँ जो है बड़ा शोधन क्षमता की गारंटी देता है। जैसे मान लिया शोधन मतलब जब किसी से कर्जा लिए तो आप जो है पैसा आसानी से दे सकते हैं, मुद्रा के द्वारा जो है उस ऋण को भुगतान किया जा सकता है। अब बोला संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। अब मान लिया जाए कि हमको अपने साधन के हिसाब से हम वस्तु को खरीदारी करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसलिए बोला संसाधनों का हम इष्टतम प्रयोग जो है मुद्रा के जरिए आसानी से कर सकते हैं। अब बोला कि तरल, देखिए तरल का मतलब ही लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, ठीक है ना, तो 10 रुपया है तो आपको अगर समोसा खाना है तो समोसा भी खा सकते हैं, जलेबी खाना है तो जलेबी भी खा सकते हैं, पेन लेना है तो पेन भी ले सकते हैं, कॉपी लेना है तो भी ले सकते हैं। तो जिस आकार में आप इस 10 रुपया को आप ढालना चाहेंगे उस आकार में जो है आपको ढल जाएगा। इसलिए कहा जाता है लिक्विडिटी, पैसा जो होता है ना पानी की तरह होता है। पानी देखिए आप जो है एक गिलास में अगर आप रखते हैं तो गिलास आकार का हो जाता है, अगर इस गोल बर्तन वाला लोटा में रखना चाहते हैं तो लोटा आकार का हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस आकार में आप पानी को रखना चाहेंगे, जिस पात्र में आप पानी रख रहे हैं उस आकार का हो जाता है। उसी तरह पैसा भी है, आप जो भी वस्तु खरीदना चाहिएगा वो वस्तु आपको मिल जाएगा, उस रूप में ढल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मनी को लिक्विडिटी मनी कहा जाता है, तरल मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है आकस्मिक कार्य था। अब हम लोग मुद्रा की परिभाषा की ओर आते हैं। बोल रहा है कि वैधानिक परिभाषा जो है यानी लीगल डिफिनेशन क्या है, बोल रहा है मुद्रा वह है जिसे कानूनी रूप से मुद्रा मान लिया गया। देखिए वहां पर आरबीआई का जो है गवर्नर का जो है उसमें हस्ताक्षर होता है।
उस पैसे में क्या होता है, सुरक्षा धागा होता है। उस सुरक्षा धागा में आरबीआई लिखा हुआ रहता है। अगर 500 का नोट है 500 लिखा हुआ रहता है। महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट रहता है, पोर्ट्रेट जो है उभरा हुआ रहता है, आसानी से जो छू करके आप महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है अगर पैसा है तो उसको हम लोग लीगल मनी या फिर कह सकते हैं वैधानिक परिभाषा कहा जाएगा। ठीक है, बोले मुद्रा में विधिमान शक्ति लीगल टेंडर पावर होती है। किसी भी वस्तु को खरीदारी अगर आप आसानी से कर ले रहे हैं, कोई भी मुद्रा आप दुकान में दीजिएगा और आपको वस्तु अगर आसानी से मिल रहा है तो उसी को बोला जाता है लीगल टेंडर पावर। उस पैसे में लीगल टेंडर पावर है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि मुद्रा के कार्यात्मक परिभाषा क्या, यानी कार्य के आधार पर उसको भी देखा जाता है। वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो मुद्रा के चारों कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आदर्श तथा मूल्य संचय करती है। तो मुद्रा में सिक्के तथा नोट तथा पात्र मुद्रा शामिल है। अब यहाँ पर कहता है कि ये कार्यात्मक कार्य क्या क्या करता है, मुद्रा जो है कार्य क्या करता है, तो बोल रहा है कि विनिमय का माध्यम है, लेन देन के लिए हमें सहयोग करता है। दूसरी चीज है कि इसको हम माप सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत माप सकते हैं। एक अभी मैंने कहा एक पेन, तो एक पेन का जो है कीमत कितना है, 5 रुपया, तो इसका हम मूल्य को मेजर कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका कीमत कितना होना चाहिए। फिर भावी भुगतान भी हम पैसे के द्वारा करते हैं। ठीक है, किसी को आश्वासन देते थे कल देंगे परसों देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जो है मूल्य संचय, हम आसानी से पैसे को 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल है ना, इस तरह हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज हम धन को जमा नहीं कर सकते थे। चावल को आप कितना दिन जमा करके रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 365 दिन। ठीक है, और वो क्या हो जाता है कि स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन पैसा को आप 1 साल नहीं बल्कि जो है 20 साल 25 साल, जितना जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक जो है, आप नहीं भी रहेंगे तो पैसा जमा रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मूल्य संचय का काम करती है। मुद्रा में सिक्के तथा नोट तथा पत्र मुद्रा भी शामिल है, जो कार्यात्मक जो है कार्य मुद्रा करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर है प्रादिष्ट मुद्रा क्या है, थोड़ा इससे तात्पर्य सरकार के आदेशानुसार घोषित मुद्रा से है। इसमें सिक्के तथा नोट शामिल है। कौन कौन शामिल है, सिक्का और नोट जो है उसको प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। अब विश्वासित मुद्रा क्या है, बोला इससे तात्पर्य भुगतान करता जो पेमेंट करता है तथा प्राप्त करता जो पैसा को प्राप्त करता है के माध्यम विश्वास के द्वारा मान ली गई मुद्रा है। देखिए हम लोग जब भी कोई दुकानदार को पैसा देते हैं, चाहे 10 का नोट हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 का हो, तो वो क्या करता है कि एक बार देखता है और वह जो है एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये विश्वास भरा मुद्रा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है विश्वासित मुद्रा। ठीक है, जब हम कोई मुद्रा को देते हैं तो वो रिटर्न नहीं करता है, नहीं नहीं हम पैसा ये वाला नहीं लेंगे, ऐसा कोई बोलता है क्या? अगर ऐसा बोलेगा तो उस पर केस हो सकता है। ठीक है ना, उस पर जो है भुगतान करता उस पर केस कर सकता है प्राप्तकर्ता पर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिफिनेशन ऑफ मनी। बोल रहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, देखिए बार बार हम मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मुद्रा से रिलेटेड है, इसलिए मुद्रा से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं आपके बीच हम रख रहे हैं। ठीक है, जो विनिमय के माध्यम, जो लेन देन करता है वस्तु के बदले, यानी वस्तु के बदले पैसा देते हैं या पैसा के बदले हम किसी को वस्तु देते हैं, तो उसी को विनिमय कहा जाता है। ठीक है ना, या लेन देन कर रहा है। बोले मूल्य मापक, ऋण के अंतिम भुगतान, हम लोग जब किसी से ऋण लेते हैं पैसे के रूप में या फिर कोई चावल के रूप में लेते हैं तो उसको भी हम मुद्रा के रूप में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है ना, मूल्यों के संचय भी करते हैं, आसानी से बैंक में हम पैसा को बरसों जमा करके रख सकते हैं। और के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। अब आ गया ये चलन मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। ठीक है ना, करेंसी को ही चलन मुद्रा कहा जाता है। बोल रहा है कि चलन का अर्थ वैधानिक मान्यता प्राप्त, यानी जब आरबीआई के गवर्नर जो है, गवर्नर या फिर अगर क्वाइन वगैरह की बात करें तो जो है वित्त सचिव है ना, वित्त सचिव जो है अगर साइन कर देता है, कौन, वित्त सचिव, वित्त सचिव, तो फिर क्या होता है वो, जब बच्चों मुद्रा में जो है ना, कागजी मुद्रा में, कौन मुद्रा में, कागजी मुद्रा में या नोट में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के जो है गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और अगर हम क्वाइन की बात करते हैं, क्वाइन की, तो क्वाइन में जो है वित्त मंत्री का वित्त सचिव है ना, वित्त सचिव जो होता है उसका साइन होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा या नोट में किसका साइन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, और क्वाइन में किसका साइन होता है, तो वित्त सचिव का होता है। अब यहाँ पर जो है जब ये सब साइन कर देता है तो वह मुद्रा लीगल हो जाता है, मान्यता प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, विश्वसनीय हो जाता है और इसको कोई भी दुकानदार या प्राप्तकर्ता जो है आसानी से स्वीकार करता है। ठीक है, ये कभी मना नहीं कर सकता है। तो इस तरह की मुद्रा को हम लोग चलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चलन। बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विधिग्राह्य मुद्रा
सिक्के तथा नोट दोनों हो सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि सिक्के में किसका साइन होता है, तो वित्त सचिव का होता है। किसका होता है, वित्त सचिव का होता है। और नोट में जो है आरबीआई के, किसका, आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर का जो है साइन होता है। दोनों अलग अलग साइन होता है। अगर ये लोग साइन कर देते हैं, मार्केट में निर्गत है, चलन में है, तो किसी भी प्राप्तकर्ता को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है इसको चलन मुद्रा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विधि ग्राह्य मुद्रा क्या है, यानी टेंडर मनी क्या है, टेंडर लीगल मनी क्या है, या लीगल टेंडर मनी क्या है, या वह मुद्रा है जिसे लोगों को कानून के अनुसार विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए स्वीकार करना पड़ता है। चाहे आप जो भी वस्तु खरीदना चाहते हैं या सेवा खरीदना चाहते हैं, तो आप यदि मुद्रा दे रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लीगल टेंडर मनी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यह वह मुद्रा है जिसे लोगों को कानून के अनुसार विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए स्वीकार करना पड़ता है। वो मना कभी नहीं कर सकता है। इसे लेने से इनकार नहीं, बोल रहा है कि इसे लेने से इनकार करने पर राजदंड मिलता है, नहीं उसको कानूनी दंड मिल सकता है या उस पर केस चल सकता है। ठीक है ना, जब सरकार यानी आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री का वित्त सचिव अगर साइन कर दिया है, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो राजदंड आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब निकट मुद्रा क्या है, बोला निकट मुद्रा या मुद्रावत मुद्रा क्या है, बोला निकट मुद्रा उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को तुरंत नहीं खरीदा जा सकता, यानी तुरंत आप नहीं खरीद सकते हैं, परंतु जिन्हें मुद्रा के रूप में बड़ी सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। बोल रहा है कि हम मान लीजिए मेरे पास बकरी है, ठीक है ना, क्या है, एक बकरी है, हम बटर सिस्टम की बात करते हैं, और हमको चाहिए समोसा, चाहिए समोसा, ठीक है, तो क्या हम बकरी देके समोसा तुरंत खरीद सकते हैं? नहीं, तुरंत नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, अगर हम अपनी बकरी को मार्केट में बेचते हैं, फिर पैसा आएगा तब हम समोसा खा सकते हैं। तो ये भी इसी को निकट मुद्रा कहा जा रहा है। बकरी को क्या कहा जा रहा है, निकट मुद्रा। बात समझ में आ रही है ना, बोले निकट मुद्रा उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें जिनके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का तुरंत नहीं खरीदा जा सकता। हम बकरी से डायरेक्ट समोसा नहीं खरीद सकते हैं, तो बकरी क्या कहलाएगा, निकट मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा डिफिनेशन में जाते हैं। तथा जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में ही प्रकट किया जाता है, यानी बकरी को हम मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम डायरेक्ट खरीदारी नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको निकट मुद्रा कहा जा रहा है। अब बड़े विनिमय बिल, बॉन्ड्स, अब मान लिया जाए आपके पास चेक या बॉन्ड्स या शेयर है, तो आप तुरंत थोड़ी कोई वस्तु खरीद सकते हैं, इसको क्या करना होता है, भांजाना पड़ता है। ठीक है ना, तब जो है आप जो है कोई वस्तु को खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जो है विनिमय बिल हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, ये सबसे तुरंत जो है कोई किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये सारी चीजों को निकट मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब विनिमय पत्र क्या है, देखिए बोला विनिमय पत्र में, बोला विनिमय पत्र वे साख पत्र है जिनमें उधार लेने वाले को एक निश्चित समय जैसे 90 दिनों के बाद रुपये ब्याज सहित वापस करने का जो आदेश दिया जाता है, उसको विनिमय पत्र कहा जाता है। कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के बाद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे बॉन्ड्स के बारे में, समझते हैं बॉन्ड्स क्या है। बोल रहा है कि बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स वे ऋण पत्र हैं जो दीर्घकालीन ऋण यानी लंबे समय के लिए आप कर्जा लिए हैं, दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है बॉन्ड्स। ठीक है, इन पर सरकार तथा फर्म दोनों ही रुपया उधार लेते हैं, है ना, और फर्मों तथा उद्योगों के बॉन्ड्स को डिवेंचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिवेंचर कहा जाता है। इन्हें मुद्रा बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा बाजार जैसे आपको बोलते हैं शेयर बाजार, शेयर में लगा सकते हैं, या भी आजकल एसआईपी हो रहा है, ठीक है ना, या फिर कहेंगे कि लमसम हो रहा है, तो यहाँ पर लोग जो है बैंक से ज्यादा यहीं पर मनी मार्केट में जो है वो पैसा को लगाता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग जो है ट्रेजरी बिल के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो है क्या है, ट्रेजरी बिल वे साख पत्र है जो सरकार को अल्पकाल के लिए ऋण देने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। क्या बोला, ट्रेजरी बिल वे साख पत्र हैं जो सरकार को अल्पकाल के लिए ऋण देने। अच्छा, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, आरबीआई जारी कर रहा है, ठीक है ना, और सरकार को कम समय के लिए ऋण देता है, कौन, आरबीआई। ठीक है, सरकार को भी ऋण देता है, तो वही चीज बोल रहा है कि जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बोल रहा है कि यह एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग सरकारें अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है। ठीक है ना, अगर सरकार को पैसा चाहिए तो, या मान लिया जाए कि आरबीआई को पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, ट्रेजरी बिल जो है जारी करता है। तो जिसके पास भी अत्यधिक पैसा होगा वो ट्रेजरी बिल को खरीदेगा, तो ट्रेजरी बिल को जैसे खरीदेगा वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है ना, तो आरबीआई को जब भी पैसा चाहिए या सरकार को पैसा चाहिए तो क्या जारी करता है, ट्रेजरी बिल जारी करता है। ट्रेजरी बिल जो है आम जनता, फर्म, बैंक कोई भी खरीद सकता है, ठीक है ना, और खरीदेगा तो एक निश्चित समय में मैच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगा, और उसको जो है ब्याज सहित पैसा दिया जाता है। ठीक है ना,
आरबीआई को भी कभी कभी पैसा की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ देखिए ट्रेजरी बिलों की परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी, ठीक है ना। बोला है कि 91 दिन में पूरा होता है, 182 दिन में होता है, 364, दो का पहाड़ पड़ी है, 91 दूना 182 और 182 दूना 364, ठीक है। तो ये क्या है, परिपक्वता जो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, आरबीआई या सरकार के द्वारा। सरकार को जब भी पैसा चाहिए ट्रेजरी बिल जारी करता है, आम जनता जो उसको खरीदता है। देखिए ट्रेजरी बिल में न्यूनतम निवेश कितना, 25,000, एक ट्रेजरी बिल का कीमत जो है 25,000 रुपया होता है, ठीक है ना। और वह जो है कितने दिनों में मेच्योरिटी पूर्ति है, तो 91 दिन में, ठीक है ना। अब यहाँ बोला भारत में ट्रेजरी बिलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, तो आरबीआई। ट्रेजरी बिल क्यों जारी किया जाता है, तो जब आरबीआई को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए था, तो ट्रेजरी बिल बेचता है। तो जो भी खरीदेगा ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल जो भी खरीदेगा, मान लीजिए 25,000, अब वो 90 दिन, तो 90 दिन के हिसाब से उसका मेच्योरिटी पूर जाता है, तो उसको वापस कर देता है आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे शाख मुद्रा के बारे में। शाख मुद्रा वह मुद्रा जब व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र, चेक विनिमय का अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान करता है। यह विधि ग्राह्य नहीं होती है, बल्कि यह इसका प्रचलन व्यक्तियों एवं व्यापारिक बैंकों के द्वारा। अच्छा, आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो देखेंगे कि आपको एक ड्राफ्ट दिया जाता है, उसको भरते हैं आप, उसके बाद जो है क्या करते हैं, बैंक वाले को दे देते हैं, तो फिर बैंक आपको पैसा रिटर्न करे। तो ये विधि ग्राह्य, ये जो पेपर आप दे रहे हैं ना, ये जो है सरकार द्वारा जो है लीगल नहीं है, ठीक है। या सरकार का जो अधिकारी का हस्ताक्षर उसमें नहीं होता। जैसे आपको चेक कोई दे दिया, कोई बैंक आपको चेक निर्गत कर दिया, तो क्या वहां गवर्नर का साइन होता है, नहीं, गवर्नर का साइन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शाख मुद्रा या क्रेडिट करेंसी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं, मुद्रा कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है धातु मुद्रा, दूसरा होता है कागजी मुद्रा, एक होता है स्वीकार्य मुद्रा, बड़ा मानक मुद्रा। धातु मुद्रा के अंतर्गत मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा और सहायक मुद्रा होता है। और कागजी मुद्रा के अंतर्गत प्रतिनिधि कागज मुद्रा, परिवर्तन कागज मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा, आदेश या अधिदिष्ट मुद्रा, और एक होता है वैध यानी लीगल, और एक होता है इनलीगल मुद्रा। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए धातु मुद्रा क्या है। तो धातु मुद्रा का पहला जो मुद्रा है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा वह है मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। यानी जितना, मान लीजिए कि कभी कभी आप देखते होंगे कि 300 में एक चेयर खरीदे, ठीक है, 300 में एक हम क्या खरीदे हैं, चेयर खरीदे हैं। तो चेयर का भी तो 300 का वैल्यू होगा, जो 300 रुपया का वैल्यू है सेम वैल्यू इसका है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मानक मुद्रा कहेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बोले, 1835 से लेकर 1893 के बीच भारत में 1 रुपये का सिक्का पूर्ण मूल्य मुद्रा होता था। यानी 1835 से लेकर के 1893 के बीच जो है 1 रुपये का सिक्का भारत में प्रचलन था, ठीक है। प्रतीक मुद्रा किसको बोलते हैं, भारत में प्रचलित 1 रुपये का सिक्का प्रतीक मुद्रा। देखिए 1 रुपये का जो कॉइन है भारत में, उसको हम लोग जो है प्रतीक मुद्रा कहेंगे, ठीक है। यदि उसे पिघलाया जाए तो इसकी धातु 1 रुपये में नहीं बिकेगी। अच्छा, मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन को आप आग में झोंक दीजिए, यानी उसको मेटेलिक कर दीजिए, पिघाल दीजिए, और उसको जो है मार्केट में फिर बेचिए, तो 1 रुपये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसका जो बनाने की लागत होती है फेस वैल्यू से बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए एक कागज है, मान लीजिए 500 लिखा हुआ है, 500 का नोट वाला कागज, इसको 2 खेचा फाड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, अब फिर बोलिए लीजिए, तो लेगा वो, तो जो है ना 1 रुपये में भी उसका वैल्यू नहीं, 1 रुपये के बराबर वैल्यू नहीं होता है। तो उसी को हम लोग जो है प्रतीक मुद्रा कहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 रुपये का कॉइन को प्रतीक मुद्रा कह रहे हैं। अब यहाँ जो है सहायक मुद्रा, और सहायक मुद्रा का काम प्रतीक मुद्रा की सहायता करना है। यानी प्रतीक मुद्रा जो है, जैसे 1 रुपया है, तो 1 रुपया का सहायता, 1 रुपया कैसे बनेगा, या तो 50 पैसा का 2 कॉइन होगा, तो 50 पैसा का 2 कॉइन मिलाएंगे तब 1 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ बोला भी है सहायक मुद्रा का काम प्रतीक मुद्रा का सहायता करना था। 50 पैसे से 10 रुपया तक के सिक्के भारत में चलते हैं, वे सभी क्या है, सहायक मुद्रा है। जैसे मान लिया जाए 100 रुपया आपको देना है किसी को, तो कहा कि 10 रुपया कॉइन जो है 10 वो किसी को दे दीजिए, तो 100 रुपया बनाने के लिए 10 वो कॉइन हमको जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सहायक मुद्रा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ बोले 50 पैसा से लेकर 10 रुपया तक के सिक्के सहायक मुद्रा कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला इस तरह के सिक्के वैध मुद्रा है, यानी उसमें जो है वित्त सचिव का साइन होता है। कॉइन में किसका साइन होता है, यानी सिक्के में जो है किसका साइन होता है, तो वित्त सचिव का होता है। किसका होता है, वित्त सचिव का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कह सकते हैं कि हमारा सरकार के अधिकारी का साइन है, तो ये लीगल है, क्या है, लीगल है, ठीक है, यानी वैध है। अब आगे देखिए कागजी मुद्रा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कागजी मुद्रा क्या है, बड़ा प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है लीड करना,
कागज मुद्रा वास्तव में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर में स्वर्ण बुलियन की माल गोदाम रसीद है। जैसे मान लिया जाए कि जो है हम मान लिया जाए यहाँ 500 लिखा हुआ है, तो एक प्रकार का ही रसीद ही है। क्या लिखा हुआ है? 500, भले आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है स्वर्ण बुलियन। यानी जो है सोना मान लीजिए आपका है सोना, तो सोना का भी उतना ही वैल्यू है जितना ये रुपया का वैल्यू। अगर 500 रुपये का सोना लेना चाह रहे हैं 500 तक कहीं देगा, 1000 लेना चाह रहे हैं तो 1000 रुपये का सोना मिलेगा, तो इसीलिए बोल रहा है स्वर्ण बुलियन। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बड़ा, इसे प्रतिनिधि पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं। जितना भी हम लोग का लेन देन होता है वो कागजी मुद्रा के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ इसीलिए इसको बोला जा रहा है प्रतिनिधि, लीडिंग। अब यहाँ बोला परिवर्तन या परिवर्तनीय कागज मुद्रा। परिवर्तनीय कागज मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक मुद्रा सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में 100% समर्थन प्राप्त नहीं होता, परंतु कागज मुद्रा का धारक उसे मांग पर बुलियन अथवा सिक्कों में बदलवा सकते हैं। मान लिया जाए कि हमको 500 का नोट है, 500 का, अब हमको कॉइन चाहिए तो हम इसको बदलवा सकते हैं। 1 रुपया का 500 का सिक्का जो है हम बदला सकते हैं, ठीक है ना, बदल सकते हैं। या 500 का जो है हम चाहेंगे 500 का एगो नोट है तो उसको हम 100 का नोट बनवा सकते हैं। 100 का जो है नोट को हम बदला सकते हैं। ठीक है, 100 का नोट जो है हम क्या करेंगे 5 गो किसी से बदलवा सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है इसको परिवर्तनीय कागज मुद्रा। ठीक है, यानी 500 का नोट हो चाहे 100 का नोट हो उसको हम कॉइन में भी बदल सकते हैं या छोटे छोटे जो है मुद्रा में हम बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको परिवर्तनीय मुद्रा या परिवर्तनीय कागज मुद्रा कहा जाता है। अब परिवर्तनीय कागज मुद्रा किसको बोलते हैं? बोले जिस कागज मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है और जिसे उनमें बदलाव भी नहीं। जैसे मान लीजिए 50 पैसा का कॉइन है, 50 पैसा का, तो इसका जो है अपरिवर्तनीय है, इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। 50 पैसा का 25 पैसा का भी निर्गत नहीं हो रही है, तो ये अपरिवर्तनीय कहलाएगा। ठीक है, और सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा होती है। जैसे मान लिया जाए कि 500 का नोट जो है आरबीआई छाप दिया, आप 500 का नोट को क्या करिएगा कि आप कोई दूसरा जो है गैर बैंकिंग जो करता है उससे कहा कि वो अपना कागज में 500 लिख के दे दिया, तो क्या आप बदल दीजिएगा? नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा। जो भी आरबीआई का नोट है आरबीआई के नोट से ही बदला जा सकता है। ठीक है, तो उसको जो है दूसरे पैसे से या दूसरे जो है बैंक से या गैर बैंकिंग से हम बदल नहीं सकते हैं। सभी देशों जो है केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी किया गया उसको जो है दूसरा मुद्रा से आप जो है भारत के अंदर नहीं बदल सकते। हाँ, फॉरेन अगर आपको जाना है तो बदल जाएगा। ठीक है, फॉरेन जाएंगे तो आप फॉरेन करेंसी में उसको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे इसका आगे। ठीक है, पार्ट 2 में। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आदेश या अधिदिष्ट मुद्रा क्या है। बड़ा, जो कागज मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है, यानी सरकार के आदेश के अनुसार वो निर्गत होती है, उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। आदेश मुद्रा प्रतिनिधि अथवा प्रतीक द्वारा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, उसको आदेश मुद्रा। यानी सरकार जो भी कागजी मुद्रा या क्वाइन सिक्के है ना जारी करता है तो उसको जो है आदेश मुद्रा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि स्वीकार्य मुद्रा क्या है। स्वीकार का मतलब है एक्सेप्टेबल मनी। अब बोला कि स्वीकार मुद्रा के आधार पर मुद्रा के वैध मुद्रा लीगल मनी और इनलीगल मनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वीकार मुद्रा दो प्रकार का है, एक है लीगल मनी। लीगल मनी उसको कहेंगे कि चूंकि दो तरह का हम लोग के पास अभी चल रहा है, एक होता है कागजी, ठीक है, कागजी मुद्रा या नोट मनी कह सकते हैं। उसके बाद जो है एक सिक्का चल रहा है। तो क्या है कि इसमें जो है गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, किसका? तो गवर्नर का होता है। और इसमें जो है वित्त सचिव का होता है, किसका होता है? वित्त सचिव का, ठीक है, साइन होता है। तो अगर सरकार के या आरबीआई के अधिकारी या सरकार के अधिकारी अगर किसी कॉइन में या कागजी नोट में जो है साइन कर देता है तो वह लीगल मनी कहलाता है, वैध मुद्रा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों
ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। जनता तभी स्वीकार करेगी जब सरकार के प्रतिनिधि या आरबीआई के प्रतिनिधि के द्वारा जो है कोई भी नोट निर्गत हुई रहती है उसी को स्वीकार करता है। ठीक है, और यहाँ बोला है क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है, यानी सरकार के जब अधिकारी जो है उसमें निर्गत कर दिया तो समझ लीजिए सरकार का परमिशन, आप इसमें जो है लेन देन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को इस तरह की मुद्रा अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है ना, आपको तो जब सरकार के अधिकारी जो है साइन कर देता है ना, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बोला है किसी देश की सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों मिलकर के जो है फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो इसलिए बोल रहा है सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट, क्योंकि सरकार भी नोट जारी करता है जिसको क्वाइन कहते हैं, और केंद्रीय बैंक जो जारी करता है उसको हम लोग बोलते हैं नोट मनी, यानी कह सकते हैं कि कागजी नोट। तो दो तरह का सरकार भी मनी को निर्गत कर रही है और आरबीआई भी कर रही है। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है और सरकार का वित्त सचिव का होता है। अब बोल रहा है कि नोट और सिक्के उस देश में अनिवार्य मुद्रा होती है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी देश की सरकार जो कॉइन को निर्गत करती है, केंद्रीय बैंक जो कागजी नोट को 1 रुपये से लेकर के जो है 500 तक का नोट जो जारी कर रहा है, तो ये जो है नोट और सिक्के उस देश के अनिवार्य मुद्रा होता है। ठीक है, यही अगर आप मान लीजिए प्लास्टिक मनी आपके पास है, नहीं एक क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उससे एटीएम से क्या निकालते हैं, कागजी नोट ही निकालते हैं जो के आरबीआई के द्वारा निर्गत होती है। इसको मनी कहते हैं, लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से हम इससे जो है कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, इसके जरिए हम पैसा लाएंगे। ठीक है, तो ये भी मनी जरूर कहलाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इससे हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको निकट मनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए सीमित वैध मुद्रा। सीमित वैध मतलब है भारत में 50 पैसे के सिक्के से लेकर 10 रुपये तक के सिक्के को सीमित वैध मुद्रा कहा जाता है। इसको आप ज्यादा नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए किसी को देना है तो 1 लाख रुपए खाली 10 रुपये का सिक्के थोड़ी दीजिएगा, उसमें एक लिमिटेशन होता है कि आप इतने ही तक जो है कॉइन को दे सकते हैं। इन सिक्कों को 25 रुपये तक भुगतान ही किया जा सकता है, यानी जैसे 50 पैसा का आप सिक्का खाली दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी व्यक्ति को कितना 50 पैसे के सिक्के दे सकते हैं, 25 रुपये के वैल्यू तक दे, यानी 25 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो 25 दूनी 50 वो आपको जो है 50 पैसे का सिक्का दीजिएगा तब 25 रुपया होगा, इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सीमित वैध मुद्रा। ठीक है, अब आगे देखिए असीमित मुद्रा या असीमित जो है वैध मुद्रा क्या है। ये बोल रहा है कि भारत में सभी कागज नोट और 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के असीमित मुद्रा के रूप में माना जाता है। लेकिन असीमित अगर बोला जाए या सीमित बोला जाए तो सीमित का मतलब 50 पैसा, 50 पैसे वाला ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1 रुपया आप जितना भी दे सकते इसलिए इसको बोला जा रहा है असीमित वैध मुद्रा। ठीक है, और वैध इसलिए कहा जा रहा है, वैध इसलिए कहा जा रहा है बच्चों क्योंकि वो सरकार से निर्गत है, सरकार के अधिकारियों का वहाँ सिग्नेचर है। ठीक है ना, मोहर लगा हुआ है, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, सुरक्षा धागा लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए यहाँ बोल रहे हैं वैध मुद्रा। वैध मुद्रा क्या है, वैध मुद्रा जो है जिस मुद्रा को सरकार अथवा केंद्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती तो उसे जो है अवैध मुद्रा कहा जाता है। अवैध मुद्रा, अवैध मतलब है कि जब केंद्रीय बैंक का जो है गवर्नर का साइन नहीं रहता है। ठीक है ना, तो आप देखे होंगे कि बच्चा लोग जो है खेलने के लिए जो है या कहिए कि कोई छाप करके ले आता है, एकदम जो है हूबहू रहेगा। ठीक है ना, अगर जो अनपढ़ व्यक्ति है, सुरक्षा धागा के बारे में जानकारी नहीं है, पोर्ट्रेट के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर कौन सा जगह हमारा जो विरासत का धरोहर है उसका छाप अगर नहीं देखना जान रहा है, पोर्ट्रेट को महसूस नहीं कर पा रहा है, तो वो तो ठगा जाता है ना डुप्लीकेट से। ठीक है ना, तो डुप्लीकेट जो पैसा होता है, ठीक है ना, तो उसको अवैध मुद्रा कहा जाता है जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर और भारत सरकार का वित्त सचिव का साइन नहीं रहता है। ठीक है ना, तो उसको अवैध मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब बोले कि रॉबर्टसन ने ऐच्छिक मुद्रा की संज्ञा दी, इसको क्या बोला गया, ऐच्छिक मुद्रा की संज्ञा दी गई, जैसे हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, है ना, आदि को जो है अवैध मुद्रा कहा गया है। ठीक है, अब बोला कि चेक
और ड्राफ्ट के अलावा ऐच्छिक मुद्रा के अन्य रूप भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चेक दे दिए, क्या दे दिए, यहाँ चेक, चेक भर के दे दिए 1 लाख, लेकिन आपके जो है अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, तो ये आपके लिए अवैध हो जाएगा। लेकिन आप किसी को 500 का नोट दे दीजिए तो ये वैध है, कहीं भी भंजा सकता है, लेकिन चेक को कहीं भी नहीं भंजा सकता। अगर मान लिया आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस हो गया, इसलिए तो इसको अवैध कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो है हम लोग समझेंगे चेक और ड्राफ्ट के अलावा ऐच्छिक मुद्रा के अन्य रूप भी हैं, जैसे क्रेडिट मनी हो गया, बहुत डेबिट मनी हो गया, है ना, प्लास्टिक मनी हो गया, या फिर बहुत चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब क्या है, ऐच्छिक मनी है। ठीक है, डायरेक्ट आप इससे खरीदारी नहीं कर सकते। और एक स्वाधि जमा बॉन्ड, जैसे मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया आप जमा किए हैं, क्या किए, 1 लाख रुपया जो है आप जो है बैंक में जो है जमा कर दिए। अब यहाँ जो है 1 लाख में 5 1 में 0 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 1 लाख रुपया जो है 10 साल के लिए आप जमा कर दिए, तो बैंक आपको क्या देती है, एक बॉन्ड देती है कि आपका जो मेच्योरिटी है 1 लाख का 2 लाख मिलेगा, 1 लाख का 2 लाख जो मिलेगा आपको 10 साल में मिलेगा, तो उसके लिए एक देता है, पेपर देता है। ठीक है, जिसको बॉन्ड कहा जाता है। अब ये बॉन्ड लेकर के आप कहीं चले गए दुकान, बोलने दे दीजिए हमको फ्रिज दीजिए, तो बॉन्ड से आपको फ्रिज नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि बॉन्ड जो है वो अवैध मुद्रा है, ये आपको इससे पैसा जो है अन्य कोई वस्तु आप खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन इसी को बॉन्ड को आप भंजा दीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए, मतलब सरेंडर कर दीजिए, तो आपको पैसा मिल जाएगा, फिर पैसा से खरीदारी करें। तो कहीं ना कहीं जो है इस बॉन्ड का कहाँ वैल्यू है। ठीक है, बॉन्ड जो है मार्केट में नहीं, इसको सिर्फ आपको प्रमाण दिया जाता है कि आपको जो है इस बैंक में 1 लाख जमा है और 10 वर्ष के बाद आपका मेच्योरिटी हो जाएगी तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन आप मार्केट में इसको भंजाना चाहिएगा तो नहीं भंजेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि डिवेंचर, विनिमय पत्र, खजाना पत्र, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि निकट मुद्रा का स्थानापन है, जो है निकट मुद्रा। इससे आप डायरेक्ट किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। जिस मुद्रा के द्वारा आप किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीद सकते हैं उसको निकट मुद्रा कहा जाता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू द मनी। अब यहाँ बोल रहा है कि उपयोग 15 जुलाई 2010 से शुरू हुआ है। बोल रहे कि भारत का जो रुपया का ये जो चीन है ऐसे वाला जिसको INR कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में जो है इसको INR के नाम से जानता है, कब से लागू हुआ है, 15 जुलाई 2010 से। और इसको बनाने वाला व्यक्ति का नाम है D उदय कुमार। ठीक है, ये इंजीनियर रहते हैं और इसको जो है इंग्लिश का रुपीज और हिंदी का रुपया के साथ जो है जोड़कर बनाया गया है। किसको, ये वाला। ठीक है, तो ये कब से लागू हो रहा है, तो ये जो लागू हो रहा है बच्चों 15 जुलाई 2010 से। अब टकसाल क्या है समझ लीजिए, भारत सरकार की 4 टकसालें, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, यहाँ पर पैसा क्या होता है, छपता है, क्या करता है, इसीलिए इसको टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टकसाल। ठीक है, अब बोले भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, लेकिन इसको जो है खत्म कर दिया गया। अभी जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रुपये में 17 भाषाओं में, देखिए भारतीय रुपये को 17 भाषा में जो है रुपये का मूल्य लिखा जाता है, यानी एक करेंसी में, कागजी नोट में 17 भाषा से जो है लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 17 भाषा का क्या है यूज, जो है 17 भाषाएं का जो है यूज किया हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जानना है। और बोला है कि जबकि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन नोट में कितना भाषा का यूज किया जा रहा है, 17 भाषा का यूज किया जाता है। भारतीय नोट या करेंसी में 17 भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट, पहचान चिन्ह और अशोक पिलर का चिन्ह ऊपर उठे हुए होंगे। इसकी शुरुआत जो है 1996 से। देखिए महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है, पहले महात्मा गांधी का जो है पोर्ट्रेट नहीं लगा हुआ रहता था, पहले क्या रहता था, चरखा लगा हुआ रहता था। ठीक है ना, जो महात्मा गांधी चलाते थे ना चरखा, वो चरखा जो है वहां पर पोर्ट्रेट के रूप में रहता था। लेकिन इस चरखे को हटा करके 1996 में महात्मा गांधी का जो है पोर्ट्रेट ही लगा दिया गया। कब से, 1996 में।
96 से जो है महात्मा गांधी का जो है छाप उसमें रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट के पीछे स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन जो है लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है लैंग्वेज पैनल भी रहता है जिसमें सुरक्षा धागा भी रहता है। ठीक है, नोट के बीच में होता है। नोट के बीच में क्या होता है? सुरक्षा धागा। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा धागा कौन है? ये आपका जो है 2000 रुपये का नोट है। ठीक है, ये जो बीचे बीच है ना, इसको सुरक्षा धागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा धागा। और इस सुरक्षा धागा में जो है लिखा हुआ रहेगा 2000। ठीक है, यहाँ जो सुरक्षा धागा है वो उसमें भी लिखा हुआ रहता है 2000 और आरबीआई लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? आरबीआई। तो जांच का विषय, आप भी जो है 2000 का नोट या 500 का नोट में आप देख सकते हैं बीच में जो है सुरक्षा धागा होता है। कैसा होता है? सुरक्षा। ये जो है रंग जो है, देखिए 2000 का रंग कैसा होता है? रंग जो था मैजेंटा था, है ना, ज्यामिति पैटर्न भी था और डिजाइन भी है। नोट्स पर छोटे अक्षरों में 2000 और आरबीआई भी लिखा हुआ होगा। किसमें? सुरक्षा धागा में। फिर बोल रहा है कि यहाँ सुरक्षा धागा पर भारत 2000 और आरबीआई लिखा हुआ। देखिए भारत भी लिखा हुआ रहता है, इंडिया भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि सुरक्षा धागा हिलाने पर, जब ऐसे नोट को हिलाइएगा डुलाइएगा, ठीक है ना, तो उसमें हरे से नीले रंग प्रतीत होता है। ठीक है, हरे से नीले। ये जो सुरक्षा धागा जो बीच में है, इसको जब नोट को जो है इधर उधर ऊपर नीचे करिएगा तो आपको जो है हरे नीले रंग दिखाई प्रतीत होगा। ठीक है, 2000 रुपये के एक नोट को छापने में उन्हें जो है 3 रुपया 54 पैसा खर्च होता है। देखिए 2000 नोट को छापने में जो है आरबीआई को या सरकार को कितना लागत लग रही है? तो 3 रुपया 54 पैसा जो है लगता है। ठीक है, हालांकि 2000 का फेस वैल्यू जो है इसको बोला जाता है फेस वैल्यू 2000 है, लेकिन उसका लागत वैल्यू कितना है? तो वास्तविक वैल्यू कितना है? 3.5 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 500 रुपया वाला नोट के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ देखिए इसका लेंथ ब्रेथ जो है आप देख सकते हैं। 2000 रुपया का जो नोट था उसका लेंथ ब्रेथ कितना? लेंथ था 166 mm यानी कह सकते हैं मिलीमीटर, और चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ जो है 66 मिलीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 500 नोट का जो है नए नोट जो आया है बन करके अभी फिलहाल, तो उसको जो है देखिए यहाँ पर जो है इसका लेंथ दिखा रहा है 150 mm। ठीक है, और चौड़ाई जो है 63 mm। और यह नोट जो है ग्रे कलर का होता है। जो 500 रुपया नोट जो होता है वो किस कलर का होता है? ग्रे कलर का है। और सुरक्षा धागा फीचर हरे रंग से नीला रंग है। यहाँ जो बीच बीच है ना उसको सुरक्षा धागा कहा जाता है और उसका रंग जो है हरे से नीला होता है अगर आप हिलाइएगा डुलाइएगा तो। फिर बोला कि नोट के दाएं हिस्से में गारंटी क्लॉज आरबीआई अशोक स्तंभ का चिन्ह साथ ही संबंधित गवर्नर का हस्ताक्षर के साथ वचन भी लिखा हुआ होता है। ये तो हो गया 500 वाला नोट के बारे में। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ कुछ और एक 500 नोट का जो है पॉइंट्स रह गया है। 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर लाल किला की आकृति बनी होती है। ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए 2000 नोट वाला में जो है ना, 2000 नोट वाला में बच्चों मंगलयान किसका? तो मंगलयान नए नोट में जो है मंगलयान जो है का चित्र नोट के पीछे साइड और फर्स्ट फ्रंट में जो है महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट रहता है। ये याद रखना। 2000 में मंगलयान वाला, 2000 के नोट में किसका जो है चित्र रहता है? तो मंगलयान का। ठीक है, और फ्रंट में जो रहता है महात्मा गांधी का रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 500 वाला में जो है किसका रहता है? 500 वाला में जो है बच्चों पीछे तरफ, नोट के पीछे तरफ जो है लाल किला की जो है आकृति बनी हुई रहती है और फ्रंट में जो है वो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट छपा हुआ होता है। इसे मुगल बादशाह ने बनाया। लाल किला को कौन बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अब 200 रुपया वाला नोट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 146 mm है और चौड़ाई जो है बच्चों वो है 66 mm। ठीक है, और आप जानते हैं कि कागजी नोट में जो है हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। रंग कैसा होता है 200 वाला? तो बड़ा चमकीला पीला होता है। और इसको बनाने में जो लागत है 2 रुपया 93 पैसा जो है 200 रुपया वाला को बनाने में सरकार को खर्च होता है, आरबीआई को खर्च होता है। अब यहाँ देखते हैं कि सांची का स्तूप है। ये 2000 के पीछे साइड जो क्या है? सांची का स्तूप का चित्र रहता है और फ्रंट में जो है महात्मा गांधी का चित्र रहता है। और सांची का स्तूप जो है बच्चों मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। संबंध जो है सांची स्तूप का बौद्ध धर्म से है। सांची स्तूप का निर्माण
जो है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप जो है साथ साथ महात्मा गांधी का भी पोर्ट्रेट कागजी नोट पर होता है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं 100 रुपये के नोट के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ जो है 100 रुपये के नोट, देखिए यहाँ पर कहता है कि 100 रुपये का नोट का जो लेंथ होता है 142 mm होता है और चौड़ाई जो होता है 66 mm होता है और इसको बनाने में जो है बच्चों 1 रुपया 51 पैसा खर्च होता है। अच्छा, 1 रुपये के पीछे साइड जो है रानी का वाब का पोर्ट्रेट होता है और फ्रंट में महात्मा गांधी का होता है और रानी का बाब जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और 100 रुपया का जो कलर होता है, अभी जो नया नोट बनकर के आया है, रंग बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक है ना। और महात्मा गांधी का भी पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। सुरक्षा धागा तो आप जान ही रहे कि बीच बीच सुरक्षा धागा होता है जिसमें भारत 100 और आरबीआई लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और साथ ही जो है गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए 50 रुपये का नोट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 50 रुपये का नोट जो है बच्चों का लेंथ जो है 135 mm होता है और इसका जो है 66 mm चौड़ाई होती है। अच्छा, 50 रुपये के नोट के पीछे साइड जो है हम्पी का रथ का जो है चित्र बना रहता है और ये हम्पी का रथ का जो है चित्र कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी होते हैं, यानी फर्स्ट फ्रंट में महात्मा गांधी और पीछे साइड जो है हम्पी का जो है चित्र बना रहता है, ठीक है। और रंग जो है 50 रुपया वाला का नीला है। कैसा है? नीला है। अच्छा, हस्ताक्षर किसका रहता है? गवर्नर का रहता है, ठीक है। चलिए, अभी इसका लागत जो है 50 रुपया वाला नोट को बनाने में 1 रुपया 22 पैसा लगता है। चलिए अभी हम लोग 20 रुपये वाला देख लेते हैं। 20 रुपये के नए नोट जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लेंथ जो है 124 mm और चौड़ाई जो है 63 mm है। अच्छा, इस नोट को बनाने में जो है 1 रुपया 1 पैसा खर्च होता है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो रहता है एलोरा गुफा रहता है। फ्रंट में तो महात्मा गांधी का रहता है पोर्ट्रेट, पीछे साइड जो है एलोरा की गुफाएं जो हैं छपी हुई है और एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और 20 रुपये का जो नोट होता है ग्रीनिश येलो यानी पीले हरे रंग का होता है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी का भी पोर्ट्रेट होता है। सभी प्रकार के नोटों में क्या होता है? सुरक्षा धागा होता है, आरबीआई लिखा हुआ होता है, 20 रुपया, ठीक है। और गवर्नर का क्या होता है? उसमें हस्ताक्षर आदि होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 10 रुपये के नोट के बारे में जिक्र करते हैं। 10 रुपये का नया नोट का लेंथ जो है 123 mm है, चौड़ाई जो है 63 mm है और इसको बनाने में जो बच्चों 96 पैसा लगता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमको चलिए अभी यहाँ जो है क्या है कि इसके पीछे जो है कोणार्क मंदिर का जो है यानी सूर्य मंदिर का पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। फ्रंट में जो है महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। सुरक्षा धागा तो आप देख ही रहे हैं बीच में रहता है। सुरक्षा धागा के अंदर आरबीआई, भारत और 10 रुपया लिखा हुआ होता है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा का। और ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। और यही जो है 10 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। अब हो रहा है कि इसका रंग जो होता है चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। नोट की दूसरी तरफ महात्मा गांधी का भी पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। पीछे साइड कोणार्क के सूर्य मंदिर और फ्रंट में जो है महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। गवर्नर का हस्ताक्षर वगैरह रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे भारत में जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो है किनको माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय नए नोट पर जो छपी तस्वीर है, ठीक है, भारतीय नोट में छपी हुई तस्वीर जो है वो भारत के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाता है। इसलिए जो है नोट में जो है इसको छापा गया है। अब अगर हम लोग 2000 नोट की बात करें बच्चों तो मंगलयान का जो है पोर्ट्रेट लगा हुआ रहता है। हालांकि 2000 के नोट को अभी सरकार जो है बैन लगा दी है क्योंकि इससे काला धन में वृद्धि होती है, ठीक है ना, इसलिए जो इसको बैन कर दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग भारत के मानचित्र में देखते चले जाएंगे कि कहाँ से जो है पोर्ट्रेट लिया गया है। तो लाल किला जो है बच्चों जो 500 रुपया के पीछे जो लगा हुआ है वो दिल्ली से लिया गया है, ठीक है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। अगर हम लोग बात करें सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है और ये 200 रुपये के नोट पर पीछे जो है पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य के मंदिर को, है ना, तो सूर्य के मंदिर जो है 10 रुपये के नोट के पीछे पोर्ट्रेट के रूप में लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर एलोरा की गुफा की बात करें तो 20 रुपये के नोट पर जो है
पीछे जो है पोर्ट्रेट के रूप में लगा हुआ है। एलोरा की गुफा का है महाराष्ट्र में। और रानी का वाव जो है उस 100 रुपये के नोट पर जो लगा हुआ है, और रानी का वाव जो है गुजरात में है, ठीक है ना। ये सारे मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको याद करने के लिए बच्चों, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 50 रुपये के नोट में क्या लगा हुआ है, तो हम्पी का रथ, ये हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो कर्नाटक का जो एक ऐतिहासिक धरोहर है किस नोट पर पोर्ट्रेट के रूप में है, तो 50 रुपये के नोट पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ भारत के नोट का जो सफर हुआ है, तो सफर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है भारत का जो नोट का विकास हुआ है। बोला है कि वर्ष 1917 में पहली बार 1 रुपया का नोट जो है छापा गया था। पहली बार जो है नोट कब छापा गया, 1917 में। फिर देखिए 1938 में पहली बार आरबीआई द्वारा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया का नोट जो है 1938 में छापा था। पहली बार 1917 में 1 रुपया का नोट छापा गया है ना, सरकार के द्वारा। फिर क्या है, 1938 में जो है आरबीआई के द्वारा देख सकते हैं 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 तक का नोट को जो है निर्गत किया था। फिर 1 और 2 रुपये के नोट जो है बाजार में हट चुके हैं, अभी जो है नहीं है, ठीक है ना। जबकि 5 रुपये का नोट अभी भी चलन में है, यानी करेंसी के रूप में सर्कुलेट हो रहा है। चौथा कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मार्च 2015 को 1 रुपया का नोट पुनः से प्रचलन में लाने की घोषणा कर दिया कि फिर से जो है 1 रुपया का नोट चलेगा, पहले बंद कर दिया था, ठीक है ना। फिर कहता है कि मुद्रा का विकास विनिमय के समस्या को दूर करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधि को तेज करने के लिए बनाया गया। देखिए मुद्रा क्यों बनाया गया, विनिमय की समस्या को दूर किया, यानी लेन देन में बहुत दिक्कत होता था बर्टर सिस्टम के द्वारा, तो इसलिए मुद्रा को जो है बनाया गया है ताकि जो है लेन देन प्रत्यक्ष रूप से हो, है ना, और विनिमय की समस्या दूर हो जाए। अब यहाँ पर बोल सकता है कि पांचवा में क्या बोल रहा है कि भारत में मुद्रा की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, और धातु के सिक्के का प्रचलन उस समय जो है, अगर ईसा पूर्व बीसी की बात करें तो उस वक्त जो है बच्चों सिक्के का प्रचलन ज्यादा था। अब यहाँ भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद भवन और सर्वाधिक शुद्ध वाले जो है कुषाण के शासन काल में जो है बनाया जाता था, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं गुप्त शासक में चलाए गए। ये सब जो है हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ जो है भारत में मुद्रा का दशमलव प्रणाली, ये बहुत बार पूछा है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1957 से जो है दशमलव प्रणाली जो है या सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम जो है चला है। जैसे बोल रहे हैं कि 1 रुपया 01, तो ये क्या है, दशमलव वाला है। तो ये दशमलव प्रणाली कब से चल रही है, 1957 से। अब यहाँ देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में नोट निर्गमन व्यवस्था न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। देखिए मुद्रा का जो निर्गमन होता है, जो छपता है, वो न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के सिस्टम से छपता है, ठीक है। अब यहाँ जो है भारत में नोट निर्गमन व्यवस्था न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत का सिक्के रुपया के नाम से शेरशाह सूरी द्वारा जो है पहली बार, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला भारत में सिक्कों को रुपया का नाम किसने दिया, तो शेरशाह सूरी ने दिया था, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था सिक्के को रुपये के नाम से, ठीक है ना। फिर यह है कि आज भी भारत को रुपया ही बोलते हैं, भारत में जो भी करेंसी चलती है उसको बोलते थे कहीं ना कहीं शाह सूरी। अब बोले कि भारतीय करेंसी नोट पर 17 भाषाएं उपयोग किया गया है, ये हम लोग पीछे भी हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह देखिए ये है INR के रूप में, ठीक है। और इसका जो है कौन बनाया है, तो D उदय कुमार, ये मुंबई का रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय रुपये ISO कोड क्या है, INR। पूरी दुनिया में जो है भारत के रुपये को INR के नाम से जाना जाता है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 14 वाला में भारत में मुद्रा आपूर्ति RBI द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी जो भी पैसा छापता है या सप्लाई करता है वो कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार RBI को है, यानी कागज का नोट सिर्फ और सिर्फ जो है RBI ही छापता है, निर्गत करता है।
₹1 के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ₹1 का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री के सचिव का साइन होता है ₹1 का कॉइन में, और बाकी नोट जो है तो आरबीआई छापता है तो आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है नोट पर वित्त सचिव, ठीक है, वित्त सचिव। ₹1 का जो नोट या कॉइन बनता है वो वित्त सचिव का साइन या हस्ताक्षर होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द मनी एंड बैंकिंग से भी हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये क्रॉमर का कहना है। क्रॉमर का कहना है कि मुद्रा जो है स्वयं अपने आप का निर्माण है। बोल रहा है मुद्रा की प्रचलन ग्रेशम का नियम है। मुद्रा का जो प्रचलन हुआ है किस नियम के तहत हुआ है, तो ग्रेशम का नियम। गर्म मुद्रा किसको बोलते हैं, विदेश मुद्रा, विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है ना, आसानी से जो है आपके इंडियन रुपीज भंज जाए विदेश में, तो उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। या कोई भी मुद्रा जो है बोले विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन, आसानी से वो जो है माइग्रेट हो जाए, तो उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। हवाला किसको कहा जाता है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। जैसे मान लिया जाए कि चीन का रुपया भारत आ रहा है ना, गलत तरीके से, तो उसको हम, जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्शन होने वाला है तो कुछ पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी वाले जो हैं, है ना, उसको जो है विदेश फंडिंग कर रहा है गलत तरीके से कि पत्थर मारो, है ना, सैनिक लोगों को पत्थर मारो, उसके लिए जो है चाइना पाकिस्तान जो फंडिंग करता है, तो वो क्या है, हवाला के जरिए जो है पैसा आता है। ठीक है, बोला है कि हार्ड करेंसी क्या, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा कम हो, यानी जितना हम मांग रहे हैं उससे हमको कम मिल रहा है, तो उसको हार्ड करेंसी कही जाएगी। अब सॉफ्ट करेंसी किसको कहा जाता है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक, यानी हम जितना चाह रहे हैं उससे हमको ज्यादा मिल जा रहा है, तो उसको हम सॉफ्ट करेंसी कहेंगे। सस्ती मुद्रा क्या है, देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, यानी कोई भी मुद्रा, यानी कह सकते हैं अपना देश का मुद्रा दुनिया का कोई भी कोना में चले जाएगा, आसानी से मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग सस्ती मुद्रा कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बोलता है कि विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। किस तरह के देश का करेंसी हार्ड करेंसी होती है, तो जो विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, या फिर ग्रेट ब्रिटेन हो गया, है ना, इसको हार्ड करेंसी कही जाएगी। अब विमुद्रीकरण क्या है, विमुद्रीकरण है जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलन में लाती है, तो उसको अच्छा, विमुद्रीकरण क्यों करती है तो ये भी जान लीजिए। जब काला धन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो इस काला धन को समाप्त करने के लिए जो पुरानी मुद्रा है उसको समाप्त कर दिया और नया नोट जारी किया, तो उसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। अच्छा, यहाँ बाजार का नियम कौन दिया है, बाजार का नियम जेबी सेन ने दिया है। ठीक है, मुद्रा का संकुचन क्या है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी को संकुचन कहा जाए। जहां मुद्रा की कमी हो गया, पूर्ति में कमी हो गया, तो उसको हम संकुचन कहेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, बोल रहे मुद्रा आपूर्ति में नियंत्रण में सहायक नहीं, कौन, मुक्त बाजार की नीति। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है, बोल रहे वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ रहा है और मुद्रा का वैल्यू जो है घटता है, तो उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, बोला अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, यानी साथ साथ दोनों काम हो रहा है। एक तो मुद्रास्फीति यानी वस्तु की कीमत भी बढ़ रहा है, साथ में मंदी आ गया। मंदी क्या है, यानी पैसा बहुत ज्यादा है, मान लीजिए पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन वस्तु ही नहीं, मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ आए तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो वस्तु की कीमत जो होती है वो महंगी हो जाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, यानी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति में लगातार जो है कीमत अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति कैसे रोका जा सकता है, देखिए यहाँ पर कुछ उपाय भी बताया गया है कि मुद्रास्फीति यानी वस्तु की कीमत कैसे बढ़ने से रोका जाए। तो यहाँ पर देखिए, बचत का बजट, यानी जो है सरकार कम से कम खर्च करे या पैसा को बचाए। दूसरी चीज है कि प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करे, यानी टैक्स में वृद्धि करे। सरकारी व्यय में कटौती करे, सरकार कम से कम खर्च करे। मांग पर नियंत्रण हो, है ना, तो मांग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे, ब्याज दर में बैंक बढ़ोतरी कर देगा। बहुत आसानी से लोन मिल जा रहा है तो लिक्विडिटी मनी बढ़ जाता है, आसानी से लोग
कर्ज मतलब बैंक से लोन ले रहा है तो मार्केट में पैसा बढ़ गया। तो सरकार क्या, आरबीआई क्या करता है कि अगर लिक्विडिटी मनी को घटाना होता है तो ब्याज की दर में, ठीक है, ब्याज की दर को क्या करता है, वो बढ़ा देता है ना। 5% रहेगा तो बोल देगा 15% जाओ। तो अब मान लीजिए जहाँ 5% में आसानी से मिल ले रहा था, और वहाँ 15% अगर आपको ब्याज लेने लगे तब बोले छोटे छोटे नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है मांग पर नियंत्रण सरकार करती है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। यानी आरबीआई क्या करता है, पैसा को कम छापता है, वस्तुओं की राशनिंग करता है, वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मुद्रा की जो है छपाई कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये मुद्रा से रिलेटेड है। मुद्रास्फीति की मापी जाती है किसी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मुद्रास्फीति को मापी जाती है। कैसे पता चलता है कि वस्तु का दाम बढ़ रहा है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है पता चलता है, ठीक है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, ठीक है। बोला मांग जमा क्या है, बोला कि इन्हें बोला मांग जमा इन्हें चेकों के निर्माण द्वारा नगदी में बदला जा सकता है। मांग जमा उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। चेक जमा करिए और आप जो है कैश ले लीजिए। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख ही लेते हैं इसको। संकीर्ण मुद्रा किसको कहा जाता है, M1 और M2। हम लोग जैसे मेजरमेंट ऑफ मनी, आरबीआई जो है उसके पास 5 जो टूल्स था वो उसमें से जो है संकीर्ण मुद्रा किसको कहा जाता है, यानी नैरो मनी किसको कहा जाता है, तो M1 और M2 को कहा जाता है। अच्छा, ब्रॉड मनी M3 को कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है पूछेगा ही पूछेगा। M1 अत्यधिक तरल और संकीर्ण तथा न्यूनतम व्यापक मापक है, ठीक है ना। और M4 जो है निम्न तरल विस्तृत तथा अत्यधिक व्यापक मुद्रा है। M3 जो है वो काफी विस्तृत मुद्रा है, ठीक है ना। अब टोकन सिक्के, हमारे सभी सिक्के 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा को टोकन सिक्का भी कहा जाता है, ठीक है। टोकन सिक्का समझ में आ गया। टोकन सिक्का किसको कहते हैं, तो 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसे को टोकन पैसा। हालांकि ये जो है अभी प्रचलन में आपको नहीं मिलेगा, 10 पैसा तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसा ये सब चल नहीं रहा है, ठीक है ना। बोला कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। सबसे पहले जो है पत्र मुद्रा भारत में कब चला था, 1806 में चला था। काली मुद्रा किसको बोलते हैं, यानी काला धन किसको बोलते हैं, वह मुद्रा आय जिस पर अपवंचन नहीं होता, नहीं टैक्स नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको काली मुद्रा या काला धन कहा जाता है, ठीक है। अमूल्यन क्या है, अमूल्यन का मतलब है जी बच्चों कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यानी जैसे अपना देश के सामान को बेचना है, ठीक है ना, निर्यात करना है, तो क्या होता है कि अपने जो है अपने देश के करेंसी का वैल्यू को कम कर दिया जाता है। डॉलर में देखिए अवमूल्यन जो होता है वो डॉलर की तुलना में कम कर दिया जाता है वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए एक डॉलर में पहले था 40 रुपया, अभी क्या हो गया, 84 रुपया हो गया। कितना हो गया, 84 रुपये। तो नित दिन जो है अपना करेंसी का वैल्यू हम घटा रहे हैं ताकि हमारा देश की वस्तु ज्यादा से ज्यादा बिके, है ना, या निर्यात हो, तो उसको जो है अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। तो इधर जो है देख सकते हैं, लास्ट है ये। अब यहाँ बोल रहा है कि अब तक भारतीय रुपये को 3 बार अवमूल्यन किया गया है, ठीक है। पहली बार जो है 1949 में वैल्यू घटाया गया था अपना देश का पैसा INR को। उसके बाद 1991 में जो है 2 बार जो है 20% करके जो है अपने देश की करेंसी के वैल्यू को घटाया गया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपके बैंक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।